अच्छी और सच्ची खबरों में सबसे पहले बात महाकुंभ की, जिसका आज 5वां दिन है और इन 5 दिनों के भीतर 7 करोड़ से ज्यादा लोग देश और दुनिया भर से महाकुंभ की अद्भुत छटा देखने के लिए पहुंच चुके हैं। देश और दुनिया भर से आने वाले इन श्रद्धालुओं को अगर कुछ अपनी ओर से सबसे ज्यादा आकर्षित कर रहा है तो वो है महाकुंभ में पहुंचे अजब गजब बाबा। ऐसे कुछ अनोखे बाबाओं पर देखिए हमारी ये रिपोर्ट। संगम तट पर सजे इस सबसे बड़े आध्यात्मिक मेले में साधु और संतों का ये अद्भुत संसार हर किसी को अभिभूत कर रहा है। कोई इन साधु संतों का जप और तप देखने पहुंच रहा है, कोई इनसे आशीर्वाद लेने आ रहा है और कोई अनोखे बाबाओं से मिलने पहुंच रहा है। संगम के इस तट पर एक या दो नहीं बल्कि दर्जनों ऐसे बाबा हैं जो महाकुंभ में पहुंच रहे इन श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। इन्हीं में से एक हैं बोलेरो वाले बाबा, जो इसी गाड़ी में सोते हैं, इसी गाड़ी में खाते हैं, इसी गाड़ी से भारत भ्रमण भी करते हैं और इसी गाड़ी की बोनेट पर बैठकर भक्तों को आशीर्वाद देते हैं। महाकुंभ में बाबाओं का एक अलग ही संसार रचा बसा है और इस वक्त यहाँ पर मैं देख रही हूँ बोलेरो वाले बाबा हैं जो इसी गाड़ी में रहते हैं, यहीं पर खाते पीते हैं, यहीं पर रहते हैं। महानिर्वाणी अखाड़े से हैं आप? जी, श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी से हैं। अच्छा जी, आपका शुभ नाम? नागा बाबा कुशपुरी। अच्छा जी। तो आप जैसा आपने बताया कि पूरा भारत भ्रमण आप कर रहे हैं, तो क्या सोते भी यही हैं, खाते पीते भी यही? सोते गाड़ी में ही सोते हैं, गाड़ी में रहते हैं, गाड़ी में ही खाना भोजन पानी होता है हमारा। बोलेरो वाले बाबा ही नहीं बल्कि खिचड़ी वाले और पान वाले बाबा भी इन दिनों कम सुर्खियां नहीं बटोर रहे। आवाहन अखाड़ा से ताल्लुक रखने वाले खिचड़ी वाले बाबा रोजाना इसी तरह अपने शिविर में शुद्ध सात्विक खिचड़ी बनाते हैं और आशीर्वाद के लिए आने वाले भक्तों को प्रसाद स्वरूप खिचड़ी भेंट करते हैं। महाकुंभ मेला क्षेत्र में जब आप आएंगे तो आपको खाने पीने की किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होने वाली है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ आवाहन अखाड़े में और यहाँ पर खिचड़ी वाले बाबा मुझे मिले हैं जो कि यहाँ खिचड़ी का प्रसाद बनाते हैं हर दिन और अपने भक्तों को देते हैं। बताएं महाराज जी, कब से, कितने दिनों से कितना किलो खिचड़ी अब तक बन चुका है, आप भक्तों को दे चुके हैं? बताएं। इसका कोई अनुमान नहीं है जी, कितने कट्टे लग जाएं, कितने जब तक मेला चलेगा कोई अनुमान नहीं है। कई कुंटल लग जाओ, कोई इसका वो नहीं जी। अच्छा। हाँ जी। जितने बाहर से आने वाले लोग हैं उनके लिए होता है जूना अखाड़े के हो, आवाहन अखाड़े के हो? जब लंगर चलता है तो किसी अखाड़े का हो, कोई भगत हो, कोई मूर्ति हो, कहीं से हो, सभी के लिए। आवाहन अखाड़े वाले बाबा अगर खिचड़ी खिला रहे हैं तो वहीं महंत गिरधारी दास महाकुंभ में आए साधु संतों और भक्तों को पान खिला रहे हैं। पान वाले बाबा का दावा है कि उनका पान खाने से सर्दी, जुकाम और बुखार जैसी 13 बीमारियां दूर होती हैं। महंत गिरधारी दास ने बताया कि उनका पान और प्रकृति से लगाव बहुत पुराना है। खास बात ये कि इनके पान में तंबाकू जैसे उत्पादों की बजाय लौंग, इलायची, सुपारी, मुलेठी, मिश्री, सौंफ और काली मिर्च जैसी आयुर्वेदिक चीजें इस्तेमाल की जाती हैं। पान बाबा खिलाते हैं। बाबा का ये इसके पीछे तर्क है कि पान खाने से कई रोग दूर होते हैं और उन्हें कुंभ में पान वाले बाबा के नाम से जाना जाता है। पान वाले बाबा, इसके पीछे की कहानी क्या है? मेरा बचपन से ऐसा शौक है कि हटके काम करो। पान एक ऐसी औषधि है जो आयुर्वेदिक में पान 13 बीमारियों को दूर करता है। इन अनोखे बाबाओं के अलावा भी महाकुंभ के इस महाआयोजन में कुछ ऐसे साधु संत हैं जिनके शिविरों में श्रद्धालुओं की भीड़ कम होने का नाम नहीं ले रही। इनमें से एक हैं संत शिवयोगी मौनी महाराज, जिन्होंने अपने शिविर में 5 करोड़ 51 लाख रुद्राक्ष से 12 ज्योतिर्लिंगों का निर्माण किया है, जिन्हें देखने के लिए दूर दूर से लोग आ रहे हैं। इनमें कोई इन ज्योतिर्लिंगों के सामने श्रद्धा से शीश झुका रहा है तो कोई दोनों हाथ उठाकर जयकारे लगा रहा है। तो ये
यहाँ पर ज्योतिर्लिंगों का जो निर्माण महाकुंभ 2025 के पावन अवसर पर हुआ है। तीर्थराज त्रिवेणी के पावन वक्षस्थल पर सारी शिवलिंगों की ऊंचाइयां 11-11 फीट है, जो 11 रुद्रों के अंक के अनुसार बनाई गई है। उनकी चौड़ाइयां 9 फीट है, जो 9 दुर्गा के रूप में बनाई गई है। उनकी मोटाई 7 फीट है, जो सप्तपुरियों की दृष्टि से बनाई गई है। प्रत्येक शिवलिंगों में 55 लाख रुद्राक्ष मणियां उनके भगवान शिव के श्रृंगार के लिए समर्पित की गई है। ये हमारा सौभाग्य है कि हम यहाँ आए और हमने इतने शिवलिंग देखे, इतने रुद्राक्ष देखे, मतलब इतनी मात्रा में कभी नहीं देखे हैं। और हम लोग दिल्ली से हैं। महाकुंभ में पहुंचे 13 अखाड़े और इन अखाड़ों के हजारों नहीं लाखों साधु संत, जिनकी इस धार्मिक आयोजन में मौजूदगी हमेशा से बहुत अहम मानी गई है। यही वजह है कि चाहे अर्ध कुंभ हो या कुंभ, ये साधु सन्यासी इसी तरह लोगों को आशीर्वाद देने पहुंच जाते हैं। प्रयागराज से गुंजन दीक्षित, आनंद राज और पंकज श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चले भाई, कैसी खबर के बारे में आपको बताते हैं जो बहुत दिलचस्प है। ये खबर आई है लखनऊ से, जहां पर सेंटर ऑफ बायोमेडिकल रिसर्च के अध्ययन में ये पाया गया है कि संस्कृत के श्लोक मानसिक बीमारियों का इलाज कर सकते हैं। सीबीएमआर ने अपनी रिसर्च में पाया है कि संस्कृत के श्लोक सुनने से ब्रेन के कई हिस्से सकारात्मक रूप से सक्रिय होते हैं, जबकि किसी अन्य भाषा के मामले में ऐसा नहीं है। यह रिसर्च कितने लोगों पर कैसे की गई और इसके नतीजे कैसे निकले हैं, आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। दुनिया की सबसे पुरानी भाषाओं में एक संस्कृत, जिसके श्लोक मानसिक बीमारियों को दूर कर सकते हैं। ये दावा है लखनऊ के सेंटर ऑफ बायोमेडिकल रिसर्च के वैज्ञानिकों का, जिनके मुताबिक अस्तो मां सद्गम्य तमसो मां ज्योतिर्गमय और अहम ब्रह्मस्मि जैसे श्लोक सुनने भर से ब्रेन के कई हिस्से सकारात्मक रूप से सक्रिय हो जाते हैं, जबकि किसी अन्य भाषा के मामले में ऐसा नहीं है। लखनऊ स्थित इस जो रिसर्च सेंटर है, बायोमेडिकल सेंटर ऑफ बायोमेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में स्थित है, जहां के वैज्ञानिकों ने ये पाया है कि जो श्लोक है उसकी उच्चारण से जो क्षमता है मस्तिष्क की वो बढ़ती है। हाल में ही हमने देखा कि जब संस्कृत के श्लोकों का प्रयोग कराया जाता है या जब हम उच्चारण करते हैं, तो उससे एमआरआई की मशीन में जब हमने मस्तिष्क को देखा तो हमने पाया कि न केवल उच्चारण से उसके मस्तिष्क का विकास हुआ, लेकिन साथ ही साथ कई सारी क्षमताएं बढ़ी, जैसे कि उसकी जो मेमोरी थी, शॉर्ट टर्म मेमोरी, उसमें विकास हुआ। दूसरा, हमें ये पता लगा कि जो उसका कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन की मैकेनिज्म है कि कैसे कोई अगर द्वंद्व है तो उसको कैसे सुलझाएं, उसमें भी विकास हुआ। सीबीएमआर के निदेशक डॉक्टर आलोक धवन ने बताया कि इस रिसर्च का मकसद मस्तिष्क और संस्कृत श्लोकों के बीच संबंध को समझना था, जिसके लिए 44 लोगों पर इस रिसर्च को किया गया, जिन्हें 2 ग्रुप्स में बांटा गया था, जिनमें एक ग्रुप में संस्कृत के विद्वान शामिल थे, जबकि दूसरे ग्रुप में हिंदी और अंग्रेजी की भाषा को जानने वाले लोग थे, जिन्हें संस्कृत का ज्ञान नहीं था। साथ ही संस्कृत के श्लोकों का प्रभाव जांचने के लिए गीता और वेदों से भी कुछ श्लोक लिए गए। इसके अलावा बिना अर्थ वाले संस्कृत के शब्दों को लेकर बनावटी श्लोक भी बनाए गए और इसके बाद दोनों ग्रुप के लोगों को बारी बारी से दोनों तरह के श्लोक सुनाए गए। फिर इनके दिमाग में होने वाले प्रभाव को देखने के लिए फंक्शनल एमआरआई का सहारा लिया गया, जिसके तहत ब्रेन में होने वाली गतिविधि को मापा गया। संस्कृत के ज्ञानी थे, उन सारे लोगों को हम लोगों ने एमआरआई मशीन के अंदर लिटाया और बहुत ही एडवांस तकनीक हम लोगों ने यूज किया, जिसको बोलते हैं फंक्शनल एमआरआई। फंक्शनल एमआरआई में आप कोई भी टास्क या कोई भी कार्य उनसे मशीन के अंदर करवा सकते हैं, तथा जब वो कार्य कर रहे होते हैं उस समय आप मस्तिष्क में उनके परिवर्तन का अवलोकन कर सकते हैं। तो उस समय हम लोगों ने इमेज एक्वायर किए मस्तिष्क के, उसके बाद उसकी एनालिसिस की गई कि जब वो श्लोक सुन रहे थे तो मस्तिष्क में किस प्रकार के परिवर्तन आ रहे थे। इस जांच के नतीजे उम्मीद के मुताबिक आए। डॉक्टर उत्तम कुमार के मुताबिक संस्कृत जानने वाले ग्रुप के लोगों के ब्रेन में श्लोक सुनने के बाद ज्यादा सक्रियता नजर आई, जबकि ये सक्रियता बनावटी श्लोक सुनते समय रिकॉर्ड नहीं हुई है।
ये हिस्से हैं ऑक्सीपिटल यानी कि सर का पिछला हिस्सा, फ्रंटल यानी कि मस्तिष्क का सबसे आगे का हिस्सा, पैराइटल यानी मस्तिष्क का वो हिस्सा जो शरीर से जुड़ी संवेदनाओं को समझने में मदद करता है। वहीं दूसरे ग्रुप के लोग जिन्हें संस्कृत नहीं आती थी, उनके ब्रेन में सक्रियता किसी भी श्लोक के मामले में नजर नहीं आई। मैं आपको दिखाना चाहूंगा जो व्यक्ति जो संस्कृत के विज्ञानी श्लोक को सुन रहे थे, उनके जो जिन जिन हिस्सों में मस्तिष्क में सक्रिय हुआ वो ये हिस्से हैं, जिसको हम लोग मुख्य रूप से 4 हिस्से में सक्रियता देखी गई, जिसमें कॉर्डेट देखा गया, ऑक्सीपिटल का एरिया देखा गया, फ्रंटल का एरिया देखा गया और पैराइटल एरिया, जिसपे मुख्य रूप से उस हिस्से में सक्रियता देखी गई। जब हमने इसको कंपेयर किया उन ग्रुप के साथ जो संस्कृत नहीं जानते हैं, उनके साथ जब कंपेयर किया तब हमें ये हिस्से मिले हैं। इसका मतलब कि जो व्यक्ति संस्कृत श्लोक सुन सकता है और उसके गहनता को समझ सकता है, उनमें ये हिस्से सक्रिय होते हैं। तो संस्कृत सुनने से श्लोक को सुनना और सीखना वो मस्तिष्क के लिए काफी बेहतर है। ये किसी एक पर्टिकुलर श्लोक का नहीं, सारे श्लोक का मिश्रण है। अलग अलग जैसे मद् भगवत गीता या इन सब जितने भी जगह से श्लोक लिए गए, वहां से हम लोगों ने इस श्लोक को लिया और श्लोक की अहमियत रखने के लिए हम लोगों ने उससे मिलते जुलते शब्द भी क्रिएट किए जो उसकी भांति होते हैं, लेकिन वो मस्तिष्क में उतना प्रभावकारी नहीं दिखता। इतना ही नहीं, इस रिसर्च टीम ने यह भी पाया कि अल्जाइमर जैसी मानसिक बीमारी में प्रभावित होने वाले ब्रेन के टेम्पोरल लोब पर भी श्लोक का असर, यानी कि संस्कृत के श्लोक सुनते समय ब्रेन का ये भाग भी सक्रिय हुआ है, जिसके आधार पर ही सेंटर ऑफ बायोमेडिकल रिसर्च के वैज्ञानिक दावा ये कर रहे हैं कि आने वाले समय में संस्कृत के श्लोकों के जरिए मानसिक बीमारियों का उपचार संभव हो पाएगा। जो श्लोक हैं उनसे किस तरीके से उनके जो उच्चारण से जो मस्तिष्क का एक तरीके से विकास होता है, उनकी कार्य क्षमता बढ़ती है, वो अब साइंटिफिकली साबित किया जा चुका है, साबित हो जा चुका है, जिसको वैदिक काल से कहा जाता रहा है और इसको अब खुद लखनऊ में मौजूद साइंटिस्टों ने इसको कर दिखाया है। लखनऊ से कैमरा पर्सन संदीप दुबे के साथ आशीष श्रीवास्तव। और अब बात दिल्ली में लगे गाड़ियों के मेले की, जिसकी शुरुआत आज भारत मंडपम में हो चुकी है। 17 जनवरी तक चलने वाले भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 में इस बार 34 ऑटोमोबाइल कंपनियां आ रही हैं। नई नवेली गाड़ियों की इस प्रदर्शनी में एक से बढ़कर एक गाड़ियां नजर आएंगी। भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो से जुड़े इस इवेंट को 3 हिस्सों में बांटा गया है, जो कि 3 अलग जगहों से हो रहे हैं। गाड़ियों के शौकीनों का भारत मंडपम जाने का काम सिलसिला फिलहाल चल रहा है, जहां आयोजित मोटर शो में देशी विदेशी ऑटोमोबाइल कंपनियां पेट्रोल, डीजल, इलेक्ट्रिक गाड़ियों के अलावा फ्लेक्सी फ्यूल इंजन वाली कार को भी शोकेस कर रही हैं। गाड़ियों की इस प्रदर्शनी को देखने के लिए कोई टिकट नहीं लगेगा, बस फ्री में घूमने के लिए आम लोगों को bharatmobility.com पर अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, जहां से उनके एंट्री पास जारी हो जाएंगे। साथियों, मुझे खुशी है कि इस वर्ष भारत मोबिलिटी एक्सपो का दायरा काफी बढ़ गया है। पिछले साल 800 से ज्यादा एग्जीबिटर्स ने हिस्सा लिया, 1.5 लाख से ज्यादा लोगों ने विजिट किया। आने वाले 5-6 दिनों में बहुत बड़ी संख्या में लोग यहां आएंगे। अनेक नई गाड़ियां भी यहां लॉन्च होने वाली है। गाड़ियों के शौकीनों का इंतजार खत्म हो चुका है। दिल्ली में भारत मंडपम में मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 का शुभारंभ हो चुका है, जहां एक से बढ़कर एक नई गाड़ियों से पर्दा उठ रहा है। नई नवेली चमचमाती गाड़ियों के दीदार के लिए हर कोई उत्सुक है। नई कारों की एक झलक पाने के लिए ऑटोमोबाइल एंथुसियास्ट ऑटो एक्सपो की तरफ खींचे चले आ रहे हैं। 1986 के बाद पहली बार 34 ऑटोमोबाइल कंपनियां ऑटो एक्सपो में शामिल हो रही हैं। साल 2007 में इंडियन कार मार्केट में एंट्री करने वाली टोयोटा भारतीय मार्केट के लिए अपनी पहली इलेक्ट्रिक कार लेकर आई है, जिस पर से आज पर्दा उठाया गया। खास बात यह है कि इलेक्ट्रिक कार के साथ ही
फ्लेक्सी फ्यूल इंजन का ऑप्शन भी मिलेगा जो एथेनॉल बेस्ड होगा, यानी कि बायोफ्यूल। भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो में इस बार जिस बात पर सबसे ज्यादा चर्चा होनी है वो है कि कैसे आने वाले वक्त में गाड़ियों को हाइब्रिड या फिर इलेक्ट्रिक मॉडल पर लाया जाए, उन्हें सबसे ज्यादा मार्केट में उतारा जाए ताकि उनकी बिक्री सबसे ज्यादा हो, ताकि पर्यावरण के लिहाज से भी कुछ फायदा मिले और लोगों की रफ्तार भी कम ना हो। एथेनॉल बनाने के लिए गन्ना, मक्का और धान जैसे पौधों का इस्तेमाल होता है। इन पौधों से निकले स्टार्च और शुगर के फर्मेंटेशन से ही एथेनॉल तैयार होता है, जिसमें कुछ प्रतिशत पेट्रोल होता है। इस वक्त भारत में टोयोटा के प्रोफाइल में 12 गाड़ियां हैं, जिनमें 8 पेट्रोल इंजन जबकि 4 हाइब्रिड है। इसके अलावा दुनिया की सबसे बड़ी कार कंपनी टोयोटा भारत में डीजल इंजन से जुड़े 5 विकल्प भी देती है। पहली बार उसकी तरफ से भारतीय ग्राहकों को इलेक्ट्रिक और इथेनॉल बेस्ड इंजन का ऑप्शन मिलेगा। इसमें इंजन जो है 100% इथेनॉल से भी चल सकता है। ओके, मतलब इलेक्ट्रिक प्लस इथेनॉल। आप चाहे इसमें इथेनॉल से चलाएं, चाहे पेट्रोल से चलाएं, क्योंकि हो सकता है पेट्रोल अवेलेबल हो, इथेनॉल ना हो, या इथेनॉल हो या पेट्रोल ना हो। जो भी आप पेट्रोल और इथेनॉल का मिक्सचर चाहेंगे वो ये गाड़ी ले सकती है। तो इस कारण ये जो कार है दुनिया में इसका जो कार्बन एमिशन है वो सबसे कम है। जर्मन जायंट फॉक्सवैगन के मालिकाना हक वाली कंपनी स्कोडा ने अपनी कंसेप्ट इलेक्ट्रिक कार की झलक दिखाई। भारत में सिर्फ 4 मॉडल्स के जरिए अपनी मौजूदगी दर्ज करवाने वाली स्कोडा कंसेप्ट कार के जरिए भविष्य की योजनाओं पर से पर्दा उठा रही है। ऑटो एक्सपो में ऐसी बहुत सारी गाड़ियां आती हैं जो किसी सपने की तरह होती हैं, लेकिन उनके सच होने की एक वैलिडिटी होती है, एक डेट होती है। हम बात कर रहे हैं कॉन्सेप्ट कारों की। यहाँ पर कुछ ऐसी कॉन्सेप्ट कार हैं जिनको देखते ही आपके कदम उसके आसपास रुक जाएंगे। ये स्कोडा की एक वही कॉन्सेप्ट कार है, इसका नाम है विजन S7। अभी एक कॉन्सेप्ट कार है और कुछ ही सालों में ये लॉन्च होगी। 2026 में इसकी लॉन्चिंग की बात की जा रही है, लेकिन इंडिया में वो तब भी लॉन्च नहीं होगी। 2026 में इसकी लॉन्चिंग यूरोपियन कंट्रीज में की जाएगी। लेकिन गाड़ी किस तरह की है वो आप देखिए, बेहद शानदार इसका जो इंटीरियर है वो आपको दिखाई पड़ेगा। जो गेट हैं वो बिल्कुल अलग तरीके से आपको खुलते हुए दिखाई पड़ेंगे और डोर्स के साइड में आप देखिए, सभी डोर्स के साइड में स्क्रीन्स लगी हुई हैं। एक जो उसका कंट्रोल मॉनिटर है वो एकदम डैशबोर्ड पर आपको मिलेगा। उस डैशबोर्ड पर आप जो भी प्ले करते हैं वो गाड़ी के डोर के सभी साइड स्क्रीन पर प्ले हो जाता है। अंदर का अगर हम इंटीरियर देखें तो बेहद खास, बेहद शानदार दिखाई पड़ रहा है, किसी कमरे के जैसी लगती है। आप देखिए जो सीट्स हैं वो भी राइट लेफ्ट आप मूव कर सकती हैं उनके बेस से ही, और इतनी बड़ी ये गाड़ी है कि इसमें अच्छा खासा लेग स्पेस आपको दिखाई पड़ेगा। लेफ्ट हैंड पर व्हीकल है जो कि दिखाता है कि फिलहाल ये इंडिया के लिए तो कम से कम नहीं है, लेकिन एक भविष्य की झलक जरूर दिखाती है कि आने वाले वक्त में ऐसी गाड़ियां भी भारत पहुंचेंगी जो कि लग्जरी के हिसाब से एक नया लेवल सेट करेंगी। देश की ऑटोमोबिलिटी सेगमेंट में नई क्रांति लाने के लिए हीरो मोटोकॉर्प ने 2 व्हीलर कम 3 व्हीलर दुनिया के सामने पेश किया। आसान शब्दों में कहें तो ये 2 व्हीलर से 3 व्हीलर में बदल सकता है और 3 व्हीलर से 2 व्हीलर बनने में इसे सिर्फ कुछ ही मिनट का वक्त लगेगा। ये जो एक व्हीकल है, एक मल्टीपर्पस व्हीकल है। इसमें आप स्कूटी देख रहे हैं आगे, और इसके साथ एक आप पूरा एक ऑटो देख रहे हैं जिसे आप पैसेंजर व्हीकल भी कह सकते हैं। और खास बात क्या है? खास बात यह है कि इस पैसेंजर व्हीकल से स्कूटी को पूरी तरह से अलग कर सकते हैं। मतलब जब आप चाहें स्कूटी को अकेले इस्तेमाल करें और जब आप चाहें स्कूटी को इस व्हीकल में, इस पैसेंजर व्हीकल में, ऑटो में लगा लें और फिर इसे पूरे ऑटो की तरह आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप जानते हैं कि खास बात यह भी है कि ये इलेक्ट्रिक व्हीकल होगा और इसमें स्कूटी की बैटरी अलग होगी। मतलब अगर आप सिर्फ स्कूटी इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसकी बैटरी, उसकी रेंज अलग होगी, और अगर आप इसमें इस व्हीकल को, पैसेंजर व्हीकल को भी जोड़ रहे हैं तो इस पैसेंजर व्हीकल की बैटरी अलग होगी। मतलब ऐसा नहीं कि आप अगर इस पैसेंजर व्हीकल को खींच रहे हैं तो आपकी जो स्कूटी की बैटरी है वो जाएगी। लाइव दिखा रहे हैं कि कैसे जो मल्टीपर्पस व्हीकल है वो 3 स्टेप्स और 3 मिनट में आसानी से उससे स्कूटी अलग हो जाएगी और जो पैसेंजर व्हीकल है वो अलग हो जाएगा। हाँ जी,
The vehicle abhi, the three-wheeler vehicle will go down and then I will take the two-wheeler out. As you can see that this vehicle platform is going down. As of now अभी वो नीचे जा रहा है, फिर ये टू-व्हीलर अलग कर देता है, फिर टू-व्हीलर की सीट ऊपर आती है. आप 2 मिनट के अंदर सारा प्रोसेस हो जाता है. जब आप अलग करते हैं, देखिए किस तरह से उसका प्लेटफॉर्म है वो नीचे जा रहा है, जो स्कूटी का प्लेटफॉर्म है वो ऊपर. और ये देखिए अभी आप यहाँ सीट पे ध्यान दीजिए, सीट आपकी उठेगी. अभी सीट जो टू व्हीलर है वो छुप जाता है जब थ्री व्हीलर मोड में होता है, तो अभी वो आपको थ्री व्हीलर का सीट वो व्हील आपको दिखेगा टू व्हीलर का अलग से. शानदार कॉन्सेप्ट है ये. और वो लोग और ये सारा प्रोसेस आप सिंपल बटन से आप कर सकते हैं. कोई स्पेशल टूल इक्विपमेंट नहीं चाहिए और कोई भी कर सकता है विद इन 3 मिनट्स. पूरी तरह से जो स्कूटी है वो इस पैसेंजर व्हीकल से अलग हो गई है. तो आप जाइए अपनी स्कूटी लेकर आराम से, जहाँ घूमना है, बच्चों को बैठाना है बैठाइए और शेयर करिए. और जब आपको काम करना है, मतलब जब आप अपनी सैर से फ्री हो जाएं और आपको काम करना है, तो आप इसी स्कूटी को वापस से अपने पैसेंजर व्हीकल में फिट कर लें. पिछले साल यानी कि 2024 में एक साल में 40,73,000 से ज्यादा गाड़ियां बिकी हैं, जो कि 2023 में बिकी 38.73 लाख कारों के मुकाबले 5.18% ज्यादा रही. यही वजह है कि हर कार कंपनी भारत मोबिलिटी के दूसरे शो को बेहद गंभीरता से ले रही है, जहां वो अपनी नई गाड़ियां या फिर उनसे जुड़ी टेक्नोलॉजी को शोकेस करेंगी. भारत मोबिलिटी का दूसरा और ऑटो एक्सपो मोटर शो का 17वां एडिशन 22 जनवरी तक चलेगा. इस दौरान Hyundai, मर्सिडीज, BMW, BYD समेत कई बड़े ब्रांड्स अपने नए मॉडल्स को दुनिया के सामने लाएंगे. दिल्ली से मनीष चौरसिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे. आगे बढ़ते बात करेंगे गणतंत्र दिवस यानी कि 26 जनवरी से जुड़ी तैयारियों की. घने कोहरे और प्रचंड ठंड के बावजूद देश के जवानों का जोश हाई है. सेना, पैरामिलिट्री और पुलिस के जवान हर दिन सुबह सुबह इंडिया गेट पर परेड की रिहर्सल कर रहे हैं. इसमें मोटरसाइकिल दस्ता भी शामिल है. अलग अलग दस्ते हर दिन सुबह सुबह इंडिया गेट पर पहुंच जाते हैं और एक एक करके 26 जनवरी परेड की रिहर्सल लगातार की जा रही है. इसमें तीनों सेनाओं के अलग अलग कॉन्टिजेंट मौजूद हैं और साथ ही साथ सेना और पुलिस के जवान अपनी तरफ से अपनी तैयारियों को परख रहे हैं. जमीन से आसमान तक भारत का दम 26 जनवरी को दिखने वाला है, लेकिन उससे पहले तैयारियां कैसी चल रही है वो आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं. जोरदार तैयारियां. खबरें सच्ची होनी चाहिए, अच्छी खुद ब खुद लगती है. नवजोत रंधावा साइनिंग ऑफ. आप सुनते रहिए गुड न्यूज, देखते रहिए गुड न्यूज टुडे.